इस त्रासद घटना की शुरुआत 11-13 अक्टूबर 2025 के आसपास उस दर्दनाक खबर से हुई जब बागपत जिले के गंगनौली गांव की मशहूर बड़ी मस्जिद के परिसर में एक परिवार के 3 सदस्यों मौलाना मोहम्मद इब्राहिम की पत्नी और उनकी 2 नन्ही बेटियों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया पाया गया। शवों की स्थिति और सिर पर गंभीर चोटें दोनों ही बताती हैं कि आघात किसी भारी, तेज या जघन्य तरीके से किए गए थे और मौके पर मिले पदचिन्ह, खून के निशान तथा एक चाकू व अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने मामला बेहद गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि घटना के समय मौलाना इब्राहिम किसी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक वे सहारनपुर या देवबंद गए थे और घर पर उनकी पत्नी व 8 महीने से कम उम्र की या बहुवर्ष की बेटियां सो रही थीं जब हमला हुआ। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल से निष्कर्ष निकला कि मस्जिद और आसपास के कुछ कैमरे उस समय बंद थे, जिससे पता चलता है कि हत्यारे ने या तो जानबूझकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की या घटना की योजना ऐसी तरीके से बनाई गई थी कि कैमरों का उपयोग बाधित रहे। पुलिस ने घटनास्थल व आसपास के इलाकों की चौकसी बढ़ाई और मुआयना व फॉरेंसिक टीमों ने साक्ष्यों को सहेजना शुरू किया तथा स्थानीय लोगों की भीड़ और रोष के चलते प्रशासन को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। भीड़ ने पुलिस वाहनों और परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब पुलिस ने कुछ ही घंटों में 2 नाबालिगों, जो उसी मदरसे के छात्र बताए गए और जिनकी उम्र रिपोर्टों में 13-15 वर्ष के बीच दी गई है, को पकड़ा और पूछताछ में दोनों ने कथित तौर पर इस कृत्य की स्वीकारोक्ति की। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने माना कि सुबह मौलाना ने उन बच्चों को पढ़ाई में आलस्य या अनुशासनहीनता के कारण डांटा, नस्लत किया था और वे बदले की भावना से वापस आकर चोरी छिपे यह जघन्य कृत्य कर गए। कहा गया कि उन्होंने बचने की कोशिश के बाद भीड़ में मिलकर कभी कभी शोक मनाने का नाटक किया था, पर जांच और साक्ष्यों के मिलान से अधिकारियों को उनके शामिल होने के पर्याप्त सबूत मिले। उसके बाद मिली रिपोर्टों में बताया गया कि घटनास्थल से हथियार और कुछ खून के निशान छत तक गए हुए पाए गए, जिससे यह आभास हुआ कि हमलावरों को मस्जिद की आंतरिक संरचना और छत तक पहुंचने का मार्ग मालूम था। कुछ समाचार पैरोकारों ने भी बताया कि पीछे की द्वार छाप तथा खून के निशानों से भागने का रास्ता चिन्हित किया गया। मीडिया कवरेज में अलग अलग स्रोतों ने अलग अलग पहलुओं को तवज्जो दी। कुछ ने फोरेंसिक रिपोर्ट और ऑटोप्सी के शुरुआती नतीजों का हवाला दिया, तो कुछ ने स्थानीय लोगों के बयान और ग्रामीणों के आक्रोश को प्रमुखता दी। पर एक बिंदु जहां अधिकांश भरोसेमंद अखबार और टीवी रिपोर्ट जुटते दिखते हैं वह यह है कि इस वक्त जांच में पकड़े गए नाबालिगों की भूमिका के प्रमाण और उनके कथन ही मामले की केंद्रीय कड़ी है और पुलिस की प्राथमिकियत अब पूरे घटनाक्रम, सहयोगियों या किसी भी संभावित साजिश के पहलुओं की पड़ताल करना है। इस संदर्भ में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम तथ्यों और अफवाहों के बीच साफ फर्क रखें। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और गुटबाजी करने वाले चैनलों ने बिना सबूत के मौलाना पर आरोप लगाने की कोशिशें की या केस को किसी राजनीतिक व सांप्रदायिक एजेंडा से जोड़ने का प्रयास किया, पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने बार बार कहा कि अभी तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे नाबालिग छात्र हैं और किसी भी व्यक्ति का दोष सिद्ध होने से पहले कानूनन जांच व सुनवाई का पूरा सिस्टम है। मीडिया रिपोर्ट्स में मौलाना के टूटे हुए भाव और उनके बयान भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें वे स्वयं अपनी पत्नी व बच्चों के असमय चले जाने की पीड़ा और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो यदि आरोपी वास्तव में नाबालिग पाए जाते हैं तो भारत में उनकी उम्र और अपराध के समय उनकी साक्ष्यों की स्थितियों के आधार पर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के तहत विशेष प्रावधान लागू होते हैं। यह व्यवस्था यह निर्धारित करती है कि नाबालिगों को कॉमन क्रिमिनल प्रक्रिया के बजाय विशेष बोर्डों और रिहैबिलिटेशन प्रक्रियाओं के अधीन कैसे रखा जाए और किसी भी तरह की सजा या ट्रांसफर की प्रक्रिया अदालत व जुवेनाइल बोर्ड के तय मानकों के अनुरूप होगी। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसे फांसी होगी जैसी बात तब तक काल्पनिक रहती है जब तक आरोप सिद्ध न हो और अदालत कोई दंड न निरूपित करे। वर्तमान में मीडिया में चल रही अटकलों, सोशल पोस्ट और जुमलों पर भरोसा करने की बजाय हमें अदालत में पेश होने वाले प्रमाण, फोरेंसिक रिपोर्टों और आधिकारिक हिस्सों का इंतजार करना होगा। दूसरी ओर पुलिस द्वारा किए जा रहे फोरेंसिक परीक्षण, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण, घटनास्थल से मिले हथियारों पर फिंगरप्रिंट, डीएनए टेस्ट तथा पूछताछ में मिली
स्वयंसेवी स्वीकारोक्ति ही वे प्रमुख तत्व हैं जिनके आधार पर आगे की चार्जशीट और न्यायिक कार्यवाही तय होगी। अनजाने में फैलने वाली अफवाहों और कुछ सनसनीखेज हेडलाइनों ने घटना के सांप्रदायिक या राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, पर रिपोर्टों का अक्सर यही रुख रहा है कि यह मामला निजी स्तर पर हुई सजा बदले की भावना से जुड़ा नजर आता है, जो कि चौकन्ने समाज और कानूनी तंत्र दोनों के लिए चेतावनी है कि बच्चों की मनोस्थिति, पढ़ाई में दबाव और मदरसों में अनुशासन के तरीके किस तरह घातक परिणाम दे सकते हैं। समुदाय में शोक के साथ साथ सवाल उठे हैं कि सुरक्षा, निगरानी और मदरसे के प्रबंधन किस हद तक जिम्मेदार हैं और क्या स्थानीय प्रशासन ने पहले कोई चेतावनी या शिकायत दर्ज की थी। इन सभी सवालों की निष्पक्ष जांच से ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए नीतियां बन सकती हैं। अगले चरण में पुलिस की ओर से चार्जशीट दायर करने, न्यायालय में प्रोसिक्यूशन और बचाव पक्ष की दलीलों के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपियों को किन धाराओं में आरोपित किया जाएगा और क्या उनके ऊपर संगीन आरोप या सहायक साजिश की धाराएं लगेंगी। साथ ही अगर किसी भी तरह से पता चलता है कि और भी कोई 3 गुना या सह आरोपी है, तो जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी सीबीआई जैसे एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं। पर अभी तक आधिकारिक रिपोर्टों में सीबीआई जांच का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं दिखता। संक्षेप में और स्पष्ट रूप से कहें तो मौजूदा आधिकारिक जानकारी यह बताती है कि हत्या के आरोपी फिलहाल 2 नाबालिग मदरसा छात्र हैं, जिनसे कथित तौर पर पूछताछ में जुर्म की स्वीकारोक्ति मिली है। मामले की गहन फोरेंसिक और साक्ष्य आधारित जांच जारी है। किसी भी व्यक्ति के दोष या सजा का निर्णय केवल अदालत करेगी और तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना तथा अफवाहों को फैलाना न केवल गैर जिम्मेदाराना होगा, बल्कि संवेदनशील सामुदायिक माहौल को और बिगाड़ सकता है।